भाई सरकार तो आपकी है, तो क्या आपको लगता है कि नहीं आपकी सरकार तो मेरी है लेकिन जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स है वो हमारे नहीं है, इस वजह से ये जो इंतजामात नहीं हो पा रहे हैं इसके कारण नहीं, ये हो रहा है या क्या कारण? देखिए हमारे विकास को अपनी विकास कह रहे हैं। भाई आपने 15 सालों में क्या किया ये तो बताइए। 15 साल जनता ने आपको दिया। जनता की समस्या बहुत है, जटिल है। आपको लोकल लेवल पर आप देखें तो जनता परेशान है, ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर इनको कोई देखने वाला नहीं है, इनको कोई सुनने वाला नहीं है। तो निश्चय 2 जब आज धरातल पर उतर रहा है, विपक्ष अपनी इसकी क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, तो भाई 15 साल उनको मिला था तो उन्होंने क्यों नहीं किया? प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये अगर पंचायतों में ही बनने लगे तो निश्चित तौर पर यहाँ जो एक करप्शन का सूत्रधार बना हुआ है, दलालों की जो एक प्रवृत्ति, एक गिरोह जो काम कर रहा है स्कैंडल ब्लॉक्स में, जो गरीबों को किस तरह से उसको सिरिंज लगा करके खून उसका खींच रहा है। अररिया में आपको कौन सी ऐसी कमी लगती है जिसे लगता है कि पूरा किया जाना जरूरी है, जो ये कमी है अगर आप पहुंची तो कमी को दूर किया जा सकता? अभी देखिए कि सदर अस्पताल में आग लगा था और हमारे यहाँ जो फायर ब्रिगेड होना चाहिए जितनी सक्षम तादाद में, हमारे यहाँ आपदा के जो SDRM जो हमारी टीम है वो हमारे जिला हेडक्वार्टर में होनी चाहिए। सरकार तक ये बोलना होगा कि हमारे यहाँ बाढ़ से काफी क्षति होती है, सरकार इसका संज्ञान लेगी। रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बहुत करीब है और ऐसे में जो भी प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जाहिर सी बात है वो पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ एक भावी प्रत्याशी हैं शगुफ्ता अजीम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। मैम, क्या इस बार चुनाव लड़ने का इरादा आपने किया है या नहीं किया है? देखिए मैं 2020 में भी चुनाव लड़ी थी और 25 में भी हमारी ख्वाहिश है, मैंने अपना दिया हुआ है, बट अब तो ये तय करेंगे हमारे सर्वमान्य नेता कि कौन चुनाव लड़ेगा और नहीं लड़ेगा। मैम 2020 के विधानसभा चुनाव में आप एक रैली करते हुए पहुंची थी आप मिर्ज़ापुर, वहाँ पे मैंने आपका इंटरव्यू लिया था। तो वहाँ पर मैंने इंटरव्यू लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सीमांचल की अगर बात करें तो सीमांचल में महिला लीडरशिप की कमी है और उसमें जब मैं इंटरव्यू लिया तो मुझे लगा कि एक महिला सीमांचल से विधानसभा तक पहुँच सकती हैं और आपने चुनाव लड़ा, 55,000 वोट आपको मिले। लेकिन एक सवाल मेरे मन में खाया जा रहा मैम कि उस विधानसभा चुनाव के बाद लगभग 3 साल तक आप मैदान में नहीं आए, क्या वजह रही है मैम? देखिए मुनव्वर, ऐसी बात नहीं है, चूंकि जिला परिषद का फिर चुनाव होता है और अध्यक्ष बनते हैं, चेयरमैन साहब बने और इनमें चूंकि जो रणनीतियां होती हैं उसके बाद पंचायत चुनाव की, हम लोग सब मिल करके वो चुनाव लड़ रहे थे और उन चुनाव में चूंकि काफ़ी जद्दोजहद होती है चेयरमैन के चुनाव में, पूरे ज़िला का मामला हो जाता है, एक विधानसभा कंसंट्रेशन नहीं होता है, चूँकि 6 विधानसभा कंसंट्रेशन होता है और वहाँ पर लोगों के साथ कॉपरेशन करना पड़ता है। चूँकि परिवार में जब कोई चुनाव लड़ता है, हमारे पति आफ्ताब अजीम आप जानते हैं कि वो लड़ रहे थे, तो निश्चित तौर पर हम लोगों का ये 1 साल 2 साल का जो जद्दोजहद था हम लोग उधर फोकस कर रहे थे। चूँकि यहाँ तो हम हार गए थे तो निश्चित तौर पर हमारे जो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं अपनी राजनीति जो अपना छोटी मोटी राजनीतियों में अपना इन्वॉल्व है, हम उनके सहयोग में थे। मैं जानकारी ले रहा था तो मुझे जानकारी ये मिली कि आप बीमार थे, क्या ये बात सच है? देखिए हेल्थ ऐसी चीजें हैं, आज ठीक है कल बीमार है, ये बड़ी इश्यूज। एक लंबी बीमारी से नहीं ऐसी कोई नहीं, मुझे डायबिटीज है और नॉर्मली कुछ नहीं, डायबिटीज की वजह कर मैं हमेशा दिल्ली जाती हूँ, अपना रूटीन चेकअप कराती हूँ। मैम अररिया में आपको कौन सी ऐसी कमी लगती है जिसे लगता है कि पूरा किया जाना जरूरी है, जो ये कमी है अगर आप पहुंची तो कमी को दूर किया जा सकता है? देखिए अररिया में सबसे बड़ी ज़रूरत जो है कि आवाम और नेता का इंटरेक्शन, मैंने हमेशा कहा है यहाँ की जो जन समस्याएं हैं, जब तक आप जन लोगों के बीच नहीं जाएंगे, यानी जनता के बीच नहीं जाएंगे, आपको वो कैसे समझ में आएगी? जनता की समस्या बहुत है, जटिल है।
आपको लोकल लेवल पर आप देखें तो जनता परेशान है, ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर इनको कोई देखने वाला नहीं है, इनको कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारियां बन जाती हैं, या फिर जो जीत कर आते हैं उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि जनता की छोटी से बड़ी समस्याओं को हल करने में वो उनके साथ खड़े रहें। तो उससे जनता का विश्वास का जो रिश्ता होता है वो मजबूत होता है। आप देखें तो अररिया विधानसभा की जनता नेता से बिल्कुल विश्वास खो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जितनी बार भी वोटिंग किया और उन्होंने जो अपना मत दिया उसके अनुरूप जनता ने उनके साथ कोई सहयोग नहीं किया। तो निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले ये वादा करती हूँ कि मैं जनता के बीच रहूँगी और उनकी हर छोटी सी बड़ी समस्याओं में मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। ये हमारा सबसे पहला संकल्प है। दूसरा ये कि अररिया का जो विभिन्न सेक्टर है, किसानों का, एग्रीकल्चर्स का, या फिर जो आप देखें ब्लॉक लेवल पर मोटेशंस हैं या जाति निवासी, बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, उन कामों में हम इंटरेस्ट लेंगे ताकि जनता हमारी, अभी एक घोषणा हुई है, एक घोषणा बहुत अच्छी हुई है, हमें लगता है कि बहुत जल्द इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। हमारे भी मन में था ये बात कि पंचायतों में ही जो निवासी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये अगर पंचायतों में ही बनने लगे तो निश्चित तौर पर यहाँ जो एक करप्शन का सूत्रधार बना हुआ है, दलालों की जो एक प्रवृत्ति, एक गिरोह जो काम कर रहा है स्कैंडल ब्लॉक्स में, जो गरीबों को किस तरह से उसको सिरिंज लगा करके खून उसका खींच रहा है, छोटे छोटे कामों में पैसे वसूल रहा है, तो ये तमाम चीजों का निराकरण आपको पंचायतों में हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये घोषणा नहीं बल्कि इसको बहुत जल्द इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा, तो बहुत बड़ा ये काम होगा। और रहा सवाल कि हमारे यहाँ बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या, बिल्कुल आप जानते हैं कि जब बाढ़ आता है तो इसकी त्रासदी जो है किसानों, गरीबों, मजदूरों पर बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ता है। तो जो बाढ़ के लिए हमारे जो सक्षम जो नदियां हैं हमारे यहाँ, नूना नदियां, बकड़ा नदी, जो नदियां हैं, इन नदियों को पर कैसे काम होना चाहिए, कहाँ चिरान होना चाहिए, कहाँ तटबंध होना चाहिए, इन तमाम चीजों को फोकस कर करके जल संचय और बाढ़ निस्सरण विभाग को कंबाइन कर करके जिला में और इसको पदाधिकारियों के संयुक्त रूप से मदद से इसका निराकरण निकालना होगा और सरकार तक ये बोलना होगा कि हमारे यहाँ बाढ़ से काफी क्षति होती है, सरकार इसका संज्ञान लेगी। लेकिन आप बोलेंगे तभी तो आपकी जो समस्या है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो नेतागण हैं, जो भी है, क्या ये आवाज नहीं पहुंचा रहे हैं? देखिए, मुझे तो आवाजों का पता ही नहीं चलता है कि असेंबलीज में अररिया विधानसभा की कितनी क्वेश्चंस हुए और कितनी बातों को रखी जाती है। बट एक होता है ना कि ठीक है, योजनाएं तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो चलती रहेंगी। सड़क, पुल, पुलिया अगर कोई नहीं भी हो तो फंडिंग जो है जिसका बंटवारा होता है तो वो निरंतर चलने वाली। लेकिन अन्य चीजें जो जरूरतें हैं, सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ बाढ़ की प्रॉब्लम है, यहाँ बहुत सारी, जैसे आपके यहाँ अभी देखिए कि सदर अस्पताल में आग लगा था और हमारे यहाँ जो फायर ब्रिगेड होना चाहिए जितनी सक्षम तादाद में, हमारे यहाँ आपदा के जो SDRM जो हमारी टीम है वो हमारे जिला हेडक्वार्टर में होनी चाहिए। आज कोई बच्चा डूब जाता है, कोई व्यक्ति डूब जाता है तो फिर पूर्णिया से ये टीम आती है, कहीं कहीं से टीम आती है, उसके इंतजार में वो वही दम तोड़ देता है। मे भी कि उसको बचाया जाए, रेस्क्यू किया जा सकता है अगर वक्त रहते, अगर समय पर लोग, अगर जरूरतें जो हैं लोगों की अगर वो पूरी हो जाती है, जो साधनें हैं वो मिल जाती है, तो यकीनन हमें लगता है कि वो जिंदगी बच सकती है। तो इस तरीके की इंतजामात होनी चाहिए, इसके लिए आवाज उठनी चाहिए। मैम, सरकार आपकी है तो कहीं ऐसा है, लोग भी सवाल पूछेंगे कि भाई सरकार तो आपकी है, तो क्या आपको लगता है कि नहीं, आपकी सरकार तो मेरी है लेकिन जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स है वो हमारे नहीं है, इस वजह से ये जो इंतजामात नहीं हो पा रहे हैं, इसके कारण ये हो रहा है? क्या देखिए, रिप्रेजेंटेटिव्स को लड़ना पड़ता है अपने अधिकारों की लड़ाई। हमने बात पहुंचानी, हाँ, बात पहुंचानी, सरकार तक बात रखनी पड़ती है। रिप्रेजेंटेटिव अगर एक्टिव है, आप देखिए बगल में ही आपका जिला पूर्णिया है जी, वहाँ सारे इंतजामात हैं। आप पूर्णिया जाएं तो आपको राजधानी जैसी करीब करीब सहूलियतें मिल रही हैं।
तो ये इसलिए हो रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव एक्टिव हैं, उनको पता है यहाँ की जन समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं, वो सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं, सरकार से वो अपना अधिकार ले रहे हैं, वो लड़कर ला रहे हैं। तो जनता की समस्याओं से पहले रूबरू हो, यहाँ की मूल समस्याएं क्या हैं, छोटी छोटी चीजों को वो नजरअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है। नजरअंदाज करने से वो एक बड़ा समस्या बनता है। तो यही चीजें हैं कि हमें जनता के बीचों का जो कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप है उसको बहुत मजबूत बनाना होता है। तो इसके लिए आपको जिला हेडक्वार्टर या आप अपना कोई ऑफिस रखते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता को पता होता है कि हमारे विधायक इतने दिन हमारे हेडक्वार्टर में रहते हैं, वो मिलते हैं, हमारी समस्या सुनते हैं और उसके निदान के लिए अधिकारियों से बात करते हैं। क्योंकि बहुत जगह देखा जाता है कि अधिकारियों पर अगर प्रेशर नहीं होता है तो वो उनके काम विलंब होते हैं। तो ये प्रेशर ग्रुप है, ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं ये प्रेशर ग्रुप होते नहीं। आपको ये अगर जेन्युइन काम है, नियम है, अगर ये नियम से काम होना है तो आप कीजिए। तो इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। अच्छा मैम, यहाँ पर जेडीयू के 2 उम्मीदवार नज़र आते हैं मैम और दोनों मजबूत हैं। आप इधर बहुत पुराने हैं और 2020 में आपने चुनाव लड़ा, आपको टिकट दिया गया, 55,000 वोट आपको मिले। और एक और भी प्रत्याशी हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो जनता के बीच जा रहे हैं। यहाँ मसला पेच ये फंस जा रहा है कि अब जो है पार्टी कैसे तय करेगी कि टिकट किसको देना है। अगर मान लीजिए कि टिकट आपको मिले तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो छोड़ देंगे? अगर उनको टिकट मिले तो क्या आप ये करेंगे कि हम पार्टी छोड़ देंगे या चुनाव दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्या कुछ हो सकता है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि मैं जब से जदयू में जुड़ी हूँ, यानी नीतीश कुमार जी के विचारधारा से जुड़ी हूँ जी, मुझे एक बार टिकट मिला जी, अन्यथा मेरी डिमांड तो शुरू से रही है जी, बट हम कांग्रेस छोड़कर आए थे जी। और कांग्रेस में ऐसा नहीं है, मुझे मान सम्मान भी था, लेकिन लगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को बदलना चाहते हैं। इनकी जो विचारधारा थी उस विचारधारा को देखते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी का साथ पकड़ा और इनके साथ मैं जुड़कर काम करने लगी, लोगों के साथ अपनी तमाम चीज़ों को उनके साथ शेयर करने लगी। तो मैंने तो इससे पहले 2020 से पहले भी टिकट मांगा था, नहीं मिला, बट मैं स्थिर हूँ। और आज भी मैं कहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी की विचारधारा से मैं जुड़ी हूँ, उनकी टिकट से नहीं। जब तक मुख्यमंत्री जी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री हमारे लीडर हैं, तब तक मैं उनके साथ, उनकी विचारधारा से। आप मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं मैम। अभी मुख्यमंत्री जी हर सुबह उठते हैं कि ट्वीट कर देते हैं, अलग अलग तरह की जो है ऑफर देते हैं, कभी TRE4 का ऑफर दे रहे हैं, कभी जो है बिजली फ्री का ऑफर दे रहे हैं। RJD वालों की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये सारे के सारी योजना हमारे थे, यानी 125 यूनिट बिजली फ्री। हम उससे पहले कह रहे थे कि हम जो है 200-250 यूनिट फ्री देंगे, तो नीतीश जी ने कॉपी पेस्ट कर दिया। हमने कहा था कि पेंशन बढ़ा देंगे 1500 रुपया, इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है 1100 रुपये पेंशन। आप क्या कह रहे हैं, आप करीब है, क्या ऐसा है क्या, या पहले से कुछ प्लान चल रहा था, या इलेक्शन को देख करके ऐसा कुछ कर दिया गया कि कम से कम? नहीं, आपको पता होगा कि निश्चय 1 का काम चला था जी, अन्य मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम जब चुनाव जीते थे तो निश्चय 1 पर काम किया था। और ये हमारा जो काम है ये निश्चय 2 के अंतर्गत है। इन्होंने उसी वक्त संकल्प लिया था और कहा था लोगों के बीच कि हम जाएंगे और हम जब जीत कर जाएंगे तो हम निश्चय 2 पर काम करेंगे। तो उसमें था ये बात कि हमारे युवाओं को आर्थिक बल, युवाओं को रोजगार, आपने देखा मैं तो विपक्ष में तेजस्वी यादव जी अगर ये बात बोल रहे हैं, हमारी योजनाओं को मतलब लोग ये कह रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं हुआ, मतलब इलेक्शन से पहले हो रहा है, इसलिए सवाल कर। नहीं, देखिए, धीरे धीरे बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल कॉलेजेस, IIT वगैरह, पॉलिटेक्निक, आप देख रहे हैं कि जो रफ्ता जो काम का, जैसे जैसे हमारी जो बिहार की जो हमारे खजाने हैं, जो फंड्स हैं, उसके अनुरूप और जो सहयोग भारत सरकार से मिलता है उसके अनुरूप योजनाएं तैयार की जाती हैं। समय समय पर योजनाओं का, चूंकि योजनाएं जब बनाई जाती हैं तो उसके लिए उसके जो आधार होते हैं वो तो ज़रूरी है ना। हम योजनाएं बना लें, हमारे पास फंडिंग ना हो तो क्या फ़ायदा। तो जैसे जैसे प्लानिंग हो रही है, जैसे जैसे हमारे पास फंड्स आ रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेशन मिल रहे हैं भारत सरकार के, उस हिसाब से काम बढ़ रहा है।
तो आप देखें कि जितनी भी निश्चय 2 के जितने भी, जैसे जल नल योजना आप देख रहे हैं कि वो उसका काम हुआ, युवाओं के रोजगार का काम शुरू हुआ, महिलाओं के उत्थान की बात थी, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की बात थी। तो ये तमाम काम तो रफ्ता रफ्ता हो रहा है। तो विपक्ष, हमारा निश्चय 2 तो इलेक्शन, लास्ट इलेक्शन का ही ये प्लानिंग है। तो निश्चय 2 जब आज धरातल पर उतर रहा है, विपक्ष अपनी इसकी क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, तो भाई 15 साल उनको मिला था तो उन्होंने क्यों नहीं किया? आखिर उनके परिवार को 15 साल मिला। हमारी ने जो मुख्यमंत्री को 2005 में जिम्मेदारियां मिली, उनसे पहले 15 साल जो सरकारें रही, राजद की सरकार, जिसमें आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता श्रीमती राबड़ी देवी जी, उसके बाद तेजस्वी यादव जी को भी बिहार की जिम्मेदारी दी। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये सब एक नैरेटिव माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे विकास को अपनी विकास कह रहे हैं। भाई आपने 15 सालों में क्या किया, अब ये तो बताइए। 15 साल जनता ने आपको दिया, आप इंडिपेंडेंट रूप से और पूरी मजबूती से आपको लोगों ने बिहार की सरकार में रखा। आप उसको तो गिनाइए कि आपकी सरकार में क्या हुई और हमारी सरकार में क्या हो रहा है। तो ये तमाम चीजों का अगर जनता मूल्यांकन करेगी तो बेवकूफ़ी समझेगी ये बात बोलना। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैम, 2020 में जब आप जनता के बीच जा रही थी तो उस समय का क्या माहौल था, और अभी आप जनता के बीच में जा रही हैं तो नीतीश कुमार जी को लेकर के लोगों में क्या माहौल है? खासकर अररिया की बात करें तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। बहुत खुशी हो रही है कि इस बार का जो माहौल है, अभी जो सामाजिक सुरक्षा के तहत, इंदिरा आवास के तहत ये तमाम जो काम हुए हैं, और जो महिलाएं, जो खास करके गांव में जो महिलाओं को हम लोग नज़रअंदाज, यानी सामाजिक रूप से लोगों ने नज़रअंदाज ही किया है हमेशा से। माननीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने तो महिलाओं के उत्थान के लिए जितना काम किया, हमें तो लगता है कि एक माहौल बना है, महिलाओं को जो समानता का अधिकार मिला, और जिस तरीके से युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लगातार जो रोजगार का एक सुनहरा अवसर मिलता जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें एक माहौल को क्रिएट कर रहा है कि बहुत अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव। हमें लगता है मुख्यमंत्री जी के इन ऐतिहासिक कामों को हमेशा लोग याद रखेंगे और इस बार जरूर परिणाम के रूप में उनके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ थी शगुफ्ता अजीम मैम, जो अररिया से इस बार भावी प्रत्याशी हैं। इनकी बातें आपने सुनी हैं, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।